सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 का जो थर्ड टॉपिक है दैट इज इक्विलिब्रियम, इसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके पहले के जितने चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो आपको पता है, पहले से अपलोडेड है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको डिटेल में देख के हर टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और अपने आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है, बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके नोट्स है और इन नोट्स को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कुछ मैं आपको इमेजेस के थ्रू इस यूनिट को अच्छे से समझाऊंगा, प्लस कुछ नीचे क्वेश्चंस भी हैं जिनको सॉल्व करके हम अपना असेसमेंट कर लेंगे। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आप मोटिवेट होकर आपके लिए और ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता हूँ। चलो इक्विलिब्रियम की बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो इक्विलिब्रियम को हम जनरली क्या बोलते हैं, एक तरीके से संतुलन आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, अ स्टेट ऑफ बैलेंस अमंग फोर्सेस एक्टिंग विद इन और ऑन अ बॉडी। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक तरह का बैलेंस होता है जो कि हमारी बॉडी मेंटेन करने की कोशिश करती है जब उस पर अलग अलग तरीके से जो फोर्सेज होती हैं वो अप्लाई हो रही होती हैं। ठीक है, क्या अ बॉडी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड व्हेन ऑल इन्फ्लुएंसेस और फोर्सेज आर कैंसल्ड और काउंटर बैलेंस्ड। देखो, इक्विलिब्रियम कब हमारी बॉडी का मेंटेन हो जाता है, यानी कि हमारे जो संतुलन है वो कब मेंटेन हो जाता है, जब कोई भी तरह की फोर्स या तो हमारे शरीर पे ना लग रही हो, या फिर अगर जो फोर्सेस लग रही हैं वो बैलेंस हो जाए, तो फिर हमारा जो शरीर है वो इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन की कंडीशन में जा सकता है। जैसे कि अगर आप किसी चीज को धक्का नहीं दे रहे हो, तो आप कोई फोर्स लगा नहीं रहे हो, या फिर कोई आपको धक्का नहीं दे रहा, आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, अगर आप कहीं टिल्ट नहीं कर रहे हो, कोई आपको कोई मतलब किसी भी तरीके कोई भी मूवमेंट आपके अराउंड नहीं है, और आप एक सिंपल स्टेट में खड़े हुए हो जहाँ पे आपके अराउंड कोई भी फोर्सेज नहीं है, तो वो आपकी इक्विलिब्रियम की स्टेट बन जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एथलीट सिंपली नॉर्मल खड़े हुए हैं, तो ये अपने इस समय इक्विलिब्रियम के स्टेट में है, जहाँ पे किसी भी तरह की फोर्सेज इनके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही है, और ये आराम से अपना बैलेंस बना के रख सकते हैं। इन द ह्यूमन बॉडी, a state of equilibrium occurs when the center of gravity lies over the base and the gravity line falls within the base of the body। अब ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। क्या होता है, दो चीजें हैं, एक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एक है बेस ऑफ सपोर्ट। ठीक है, बेस ऑफ सपोर्ट क्या है, ये जो आपके दो पैर दिख रहे हैं और ये जो ब्लू कलर का आपको एरिया दिख रहा है, ये है आपका बेस ऑफ सपोर्ट। हमारी ह्यूमन बॉडी का जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो मेजरली क्या है, हमारे दोनों पैर, हमारे फीट जब एक सही तरीके से और एक सही जगह पे सही डिस्टेंस पे लाई करते हैं, लैंड करते हैं, फिर होते हैं, तब आपका जो बेस ऑफ सपोर्ट होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। आपने देखा होगा कि जब आपके दोनों पैर बहुत ज्यादा पास होते हैं तो आपका बैलेंस सही से नहीं बनता, या फिर अगर आपके दोनों पैर बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं तो भी आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है। इसीलिए हम क्या जनरली बोलते हैं कि शोल्डर विथ पे अपने अगर आप पैर को रखोगे या फिर हल्का सा थोड़ा सा और स्प्रेड कर दोगे, तो आपका बेस ऑफ सपोर्ट भी बढ़ जाएगा और साथ में आपका जो बैलेंस है वो भी अच्छा हो जाएगा। तो बेस ऑफ सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। दूसरी चीज क्या है, वो है आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है वो भी हम नीचे और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लो कि आपका जो एक बिंदु है, आपके शरीर का जो एक मध्य बिंदु है, जो कि आपके पूरे बॉडी के कॉम्पोजिशन को देखते हुए एक सेंटर का पार्ट ढूंढता है, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, उसकी मदद से और हमारे जो हमारा जो बेस है उसकी मदद से हम अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं। यहाँ पे क्या बात लिखी गई है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज ओवर द बेस। तो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होनी चाहिए, सबसे पहले तो हमारे जो बेस बना हुआ है, जो एरिया है, इसके अंदर ही होनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। एंड द ग्रेविटी लाइन फॉल्स विद इन द बेस ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे देख सकते हो, जनरली ये जो एथलीट आपके यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ बीच में बन रही है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी एक ही जगह पे हो, ये अपनी पोजीशन बार बार चेंज कर सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका मूवमेंट कैसा हो रहा है। अब ये चीज क्लियर हो गई, अब नीचे आते हैं थोड़े से इमेजेस पे। देखो, अब क्या है, आपके दो तरह के इक्विलिब्रियम है, एक है आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम और एक है आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम। नाम से समझ में आ रहा होगा, डायनेमिक क्या है, जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, स्टैटिक क्या है, जहाँ पे आपका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखो, ये हिमा दास है, ये रनिंग कर रही है, या फिर कोई भी एथलीट होता है जो रनिंग करते हैं, तो क्या वो भागते भागते गिर जाते हैं? नहीं। क्यों नहीं गिरते हैं? क्योंकि वो अपनी बॉडी में डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है उसको मेंटेन करके रखते हैं। हम अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इस तरीके से मेंटेन करके रखते हैं कि उनकी बॉडी डिसबैलेंस नहीं होती है, और वो नॉर्मली अपना जो इवेंट है वो परफॉर्म कर पाते हैं। देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मेरा क्या मतलब है, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपके अगर ये पैर हैं, ठीक है, आप ऐसे खड़े हुए हो, ठीक है, ये आपके डिस्टेंस पे पैर हैं, प्लीज इमेज पे मत जाना, और आपकी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे ऐसे खड़ी हुई है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आपकी जो बॉडी है वो यहाँ पे नॉर्मल खड़ी हुई। तो ये आपका बेस हो गया जो हमने ऊपर देखा था। ठीक है, और यहाँ पे कहीं आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगी, तब तो आप सही कंडीशन में हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यही ह्यूमन बीइंग क्या करे, अपनी बॉडी को टिल्ट कर ले इस साइड, है ना, यानी कि अगर वो थोड़ा सा पैर वैर तो चलो ठीक है ऐसे ही रहेंगे, वो अपनी बॉडी को इस साइड थोड़ा सा टिल्ट कर ले, ऐसे ऐसे मुड़ते चले जाएं वो, है ना, ऐसे हो जाएं, गिर जाएं,
तो यहाँ पे आपको पता होगा कि बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि अब हमारी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हालाँकि इस इमेज में भी ठीक होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हमारी कहीं यहाँ पे आएगी, वो अभी भी चलो इस बेस के अंदर है, लेकिन मानो कि अगर ये और ज़्यादा टिल्ट कर जाते हैं, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहाँ बाहर चली जाती, जो कि हमारे बेस से बाहर आ जाती। तो फिर हमारा जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, वो डिस्टर्ब हो जाती है और हम बैलेंस नहीं बना पाते, ठीक है? तो इसी तरीके से जो हमारी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, वो मूव करती रहती है, अलग-अलग कंडीशन में जाती है, जैसे कि इमेज आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे देखो नॉर्मल खड़े हैं, तो नाभि के पास जनरली हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है जब हम नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में होते हैं। तो देखो यहाँ पे है, जब हमने यहाँ पे थोड़ा सा योगा करना शुरू किया, मूवमेंट करना शुरू किया, तो ये देखो हल्की सी इधर खिसक गई, और अब देखो जब हम पूरी तरीके से टिल्ट हो गए, तो ये हमारी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है? तो इस तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो हमारी मूव करती रहती है। जरूरी यह है कि बेस और सपोर्ट आपका कहाँ है, जिसकी मदद से आप अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर पाओ, ठीक है? और स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है? जैसे डायनामिक था कि मूवमेंट के केस में, स्टैटिक क्या है? जब हम स्टेशनरी पोजीशन में या फिर एक ही पोजीशन में रहते हैं, तो फिर वो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है, ठीक है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो जाता है। जैसे कि एथलीट्स हैं, ये इस समय स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस समय बहुत अलग कंडीशन में होगी, बहुत दूर होगी, लेकिन इन्होंने अपना इक्विलिब्रियम जो है मेंटेन करके रखा है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और है, आप एक चीज़ ये भी समझ सकते हो कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कंडीशन होती है ना, य जहाँ पे आपको बहुत तेज़ मूवमेंट करना होता है। कुछ पोज़ीशंस ऐसी होती हैं या फिर कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको अपनी एजिलिटी, यानी कि आपको अपने मूवमेंट को बहुत चेंज करना पड़ता है अचानक से, तो वहाँ पे आप अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फिक्स रखने की कोशिश नहीं करते हो, है ना? अगर मैं खुद सोचो, अगर 2 लोग हैं, एक आदमी ऐसे खड़ा हुआ है जो कि एकदम नॉर्मल स्टेबल पोजीशन में है, जहाँ पे इक्विलिब्रियम एकदम मेंटेन है, वो जल्दी मूव कर पाएगा, या फिर एक आदमी जो कि रेडी पोजीशन में ही एकदम है कि बस जैसे ही बोलो मैं भागूँ, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होगी उस नॉर्मल वाले पोजीशन वाले से, लेकिन वो जो सेकंड वाला था वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर पाएगा, क्योंकि उसने अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्टर्ब करके रखा है पहले से ही, ठीक है? ना कि वो जो जिसने स्टेबल करके रखा है। ये तो आई होप आप ये चीज़ समझ पा रहे होगे। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? एन इमेजिनरी पॉइंट अराउंड व्हिच द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज बैलेंस। तो ये हम बात कर चुके हैं, ये एक इमेजिनरी पॉइंट होता है, ये दिखता नहीं है किसी को शरीर में, जहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है या फिर ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें, तो उसका जो वेट है जहाँ पे पूरा जाके बैलेंस हो जाता है। द स्टेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये हमने बात करी थी, बेस ऑफ सपोर्ट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों इंपॉर्टेंट है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नॉट अ फिक्स पॉइंट। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिक्स नहीं होती, ये भी हमने देख लिया था, वो मूव करती रहती है। इट लोकेशन चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द बॉडी, ठीक है? तो ये कुछ टर्म्स हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे अगर आपके एमसीक्यूज में आते हैं, तो ये आप, ताकि आप आंसर इसको कर, ठीक है? अब एप्लीकेशन स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा देखो। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एसेंशियल फॉर स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन स्पोर्ट्स। तो ये हमको पता है, नॉर्मल लाइफ में भी जरूरी है और स्पोर्ट्स में भी जरूरी है। फॉर अ बास्केटबॉल प्लेयर जंपिंग टू शूट, they must raise their center of gravity to its maximum height, but once in the air the player drops the center of gravity to more stable position to shoot the ball। आपने देखा होगा कि जब एक बास्केटबॉलर जो होते हैं, जब वो जंप करते हैं, सेम वॉलीबॉल वाले प्लेयर्स के लिए काइंड ऑफ हो जाएगा, वो जंप करते हैं तो अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हाईएस्ट पोजीशन पे लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उस समय बैलेंस की जरूरत नहीं पड़ती, उनको जंप कर देना है किसी तरीके से। यही बात मैं आपसे कर रहा था कि अगर आप नॉर्मल बैलेंस पोजीशन में खड़े होगे, तो आपको मूवमेंट करने में दिक्कत होगी, बल्कि अगर आप एक डिस्टर्ब मूवमेंट में रहोगे ना, तो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर डिस्टर्ब रहेगी, तो आप ज्यादा तेजी से कूद पाओगे। तो यहाँ पे बास्केटबॉल प्लेयर ने वही किया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एकदम रेज कर दिया मैक्सिमम लेवल पे, और उन्होंने जाके जंप कर लिया। लेकिन जब शूट करने की बात आएगी, तब उनको अपनी बॉडी को कंट्रोल में लाना पड़ेगा, इसीलिए फिर अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को वो ड्रॉप करके थोड़ा सा बैलेंस की कंडीशन में ले आएंगे, ठीक है? तो बस इतना समझ जाओ, बाकी इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। टू मेंटेन बैलेंस ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस, द स्पोर्ट्स पर्सन मस्ट एंश्योर दैट देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स ओवर एंड नियर टू द बेस ऑफ सपोर्ट। ये हमने बात कर ली थी, बेस ऑफ सपोर्ट आपका ये है, तो आपके पैर यहाँ पे है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी कहीं यहाँ लाई करेगी, जो कि बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर है, ठीक है? इसके बाद when the center of gravity is beyond the base, balance is lost। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहाँ बाहर चली जाएगी बॉडी के हिसाब से बेस ऑफ सपोर्ट से, तो बैलेंस लॉस्ट हो जाएगा। फॉर रैपिड मूवमेंट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ रेडीनेस, चलो देखो ये इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को ध्यान से समझो। फॉर रैपिड मूवमेंट का क्या मतलब हो गया कि जल्दी से आपको बहुत तेजी से मूवमेंट करना है। अ स्पोर्ट्स पर्सन शुड पोजिशन टू देयर बॉडी सो दैट their center of gravity has to move the minimum distance to clear the support base। अब देखो, दिस इज पर्टिकुलरली एप्लीकेबल ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंट रेसेस। देखो यहाँ पे क्या है, इस पोजीशन को अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन नहीं है, है ना? और यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो आपका ये स्टेबल कंडीशन भी नहीं है। आपके पैर यहाँ पे हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छा बेस ऑफ सपोर्ट नहीं बना रहे, बेस ऑफ सपोर्ट इतना सा है। आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहाँ लाई कर रही होगी, जो कि यहाँ आएगी बाहर, है ना? यहाँ पे आप देख सकते हो कि इक्विलिब्रियम जो है वो सही तरीके से मेंटेन नहीं है, और ऐसी कंडीशंस में ऐसा करना जरूरी भी है, क्योंकि कोई इंसान, आप खुद सोचो, कोई इंसान अगर इस पोजीशन में है और एक इंसान नॉर्मल स्टेबल कंडीशन में खड़ा हुआ है, उन दोनों में से जल्दी कौन रैपिड मूवमेंट कर पाएगा? ऑब्वियस सी बात है, ये कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्टर्ब करके रखा है, और एक ऐसी पोजीशन पे करके रखा है जो कि इनको मूवमेंट करने में बहुत जल्दी से हेल्प करेगी, कंपेयरिंग टू दोस्त जिन्होंने अपनी बॉडी को ऐसा स्टेबल करके रखा हुआ है। ये इतनी तेज नहीं भाग पाएंगे अचानक से,
जितनी तेज ये लोग भाग पाएंगे। तो आई होप आपको उस पॉइंट का मतलब समझ में आ रहा होगा कि रैपिड मूवमेंट के लिए आपको रेडीनेस की पोजीशन में रहना पड़ता है, जहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप डिस्टर्ब करके रख सकते हो। ठीक है, शिफ्टिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टुवर्ड्स एन अप्रोचिंग फोर्स इंक्रीजेस द स्पोर्ट्स पर्सन एबिलिटी टू मेंटेन बैलेंस। अच्छा देखो, ये भी इंपॉर्टेंट और ये भी अच्छा है एग्जांपल आपका दिया हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि मानो कि कोई आपको धक्का अगर दे रहा है, तो अगर आप स्टेबल कंडीशन में हो तो फिर आपके बैलेंस पे और आपके बॉडी वेट पे डिपेंड करेगा कि आप उस धक्के को कितना जो आपको पुश हुआ है उसको आप कितने अच्छी तरीके से टैकल कर सकते हो। वहीं अगर मैं आपको बोलूं कि कोई इंसान है जो खड़ा ऐसे है, ठीक है, और उसकी बॉडी ऐसे है, अब आप अगर इसको धक्का दोगे तो ये तो तुरंत गिर जाएगा, क्योंकि इसकी देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, बेस ऑफ सपोर्ट यहाँ पे, ये पहले से डिस्टर्ब है ना। लेकिन अगर कोई इंसान है जो कि अपनी बॉडी को आगे की तरफ फोर्स कर दे, यानी कि वो ऐसे आगे झुक जाए, ठीक है, प्लीज बस डायग्राम पे मत जाना, समझ जाना, ठीक है, और वो किसी तरीके से अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन कर ले इसके अंदर, लेकिन बॉडी को आगे झुका दे। अब जब इसको यहाँ से फोर्स मिलेगा तो आपको पता है कि ये बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाएगा और ये उस फोर्स को टैकल कर लेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे ही है कि आपको नॉर्मली कोई अगर धक्का देता है, या फिर अगर आप किसी गाड़ी में होते हो और बस वगैरह में होते हो, बस लेफ्ट साइड जाती है तो आप राइट साइड चले जाते हो, लेकिन अगर आप पहले से खुद को लेफ्ट साइड टिल्ट करके रखोगे या फिर होल्ड करके रखोगे तो इतना ज्यादा आप राइट साइड नहीं जाओगे। इसी तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो आप उसको मेंटेन कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के हिसाब से मानो कोई आपका दोस्त आपको धक्का देने आ रहा है, तो अगर आप अपनी बॉडी को, अपने वेट को आगे कर दोगे फोर्स की तरफ, तो क्या होगा कि आपका जो बैलेंस है वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। कंपेयरिंग अगर आप नॉर्मल खड़े रहो स्टिल पोजीशन में या फिर पीछे चले जाओ तो आपको ज्यादा धक्का लगेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, फीडबैक है, तो आप नीचे लिख सकते हो। क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन बैलेंस इज लॉस्ट ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस? व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टुवर्ड्स एन अप्रोचिंग फोर्स। नहीं, ऐसा नहीं है। व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज पोजीशनड एज क्लोज टू द सपोर्ट बेस एज पॉसिबल। ये भी ठीक है, ये तो सही चीज है। व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव्स बियॉन्ड द सपोर्ट बेस। ठीक है, ये आंसर हो सकता है। व्हेन अ स्पोर्ट्स पर्सन लिफ्ट्स और कैरीज अ हेवी ऑब्जेक्ट। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो हमने अभी लास्ट पॉइंट में देखा कि ये तो जरूरी है ना। तो आपका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव्स बियॉन्ड द सपोर्ट बेस। आपका बेस ये है पैरों से जो आपका बना है, और आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहाँ चली जाती है जो कि बाहर हो गई इससे, तो फिर आप वहां पे अपना बैलेंस जो है वो खो दो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, फॉर अ रैपिड मूवमेंट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ रेडीनेस सच एज द स्टार्ट ऑफ अ स्प्रिंट रेस, हाउ शुड अ स्पोर्ट्स पर्सन पोजीशन देयर बॉडी? तो ये आपका होमवर्क है, ये हमने इसकी बात अभी जस्ट थोड़ी देर पहले करी। ठीक है, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्दी अगले वीडियो से हम मिलेंगे।